Hello students, today we are going to start our second lecture which is related to the class 9th. Chapter is Force and Laws of Motion and my name is Ranjit Singh Chauhan. Let's start our chapter. And now we will study about the second law of motion. We will study about the second law of motion which is given by Newton's. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था. तो हेडिंग बना लेता हूं मैं. न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अवर हेडिंग. अपने लास्ट वीडियो में हम मोमेंटम तक पढ़ चुके थे और मोमेंटम के बारे में हमने जाना था कि मोमेंटम इक्वल टू होता है, क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी. क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. यहाँ से हम देख रहे हैं कि इफ द मास ऑफ अ बॉडी becomes constant then देखिए, अगर हम मास को क्या करते हैं, कांस्टेंट मान ले, 1 मान ले, यूनिट मान ले, तो मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल वेलोसिटी पर. किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. उस कंडीशन पर मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा. और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये जाना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब तक हम फोर्स अप्लाइड नहीं करते तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती. बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाइड नहीं करते तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है. तो हम कह सकते हैं व्हेन वी applied force on a body then its velocity changes. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या चेंज होता है? उसकी वेलोसिटी चेंज होती है. then its velocity will be change. किसके अप्लाई करने पर? फोर्स अप्लाइड करने पर. यानी कि हम कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड करने पर क्या चेंज होता है? वेलोसिटी चेंज होती है. ठीक है, और वेलोसिटी के चेंज होने पर क्या चेंज होता है? मोमेंटम चेंज होता है. अभी मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी आपका चेंज होगा. कब? जब मास कांस्टेंट रखा जाएगा. उस कंडीशन पर क्या होगा? वेलोसिटी के चेंज होने पर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा. बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आप बढ़ाना चाहे बढ़ा दें तो मोमेंटम की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि मास यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है. और यहाँ पर वेलोसिटी आप चेंज करते जाएं तो क्या बढ़ जाएगा? मोमेंटम बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कब बढ़ रही है? फोर्स के कारण बढ़ रही है. जितना ज़्यादा हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जितना ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज हो जाएगा. यानी कि हम ग्रेटर फोर्स लगाने पर मोमेंटम उतना ही चेंज होगा जितना उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो मैं कह सकता हूँ इफ ग्रेटर फोर्स इज applied then more will be change in velocity in a given time which means इसका क्या मतलब होगा कि मोमेंटम भी चेंज होगा. which means change in momentum of the body. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस कंडीशन के हिसाब से न्यूटन ने अपना एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि क्या है वो बताता है हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
applied unbalanced force on the body in the direction of net force. क्या कहता है? The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force on the body in the direction of net force. बात को समझे, हम लिख सकते हैं कि according to न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैं सिंपली लिख देता हूं ये, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the applied unbalanced force in time या in given time लिख देता हूं मैं, in given time. बात को समझे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि मोमेंटम जो चेंज हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स की. क्योंकि अनबैलेंस, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अनबैलेंस फोर्स की. यहाँ अनबैलेंस फोर्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हमें अनबैलेंस फोर्स देना पड़ता है. अगर हम अनबैलेंस फोर्स नहीं देंगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. ठीक है, अनबैलेंस फोर्स देना पड़ता है उसको मोशन में लाने के लिए, और ये अनबैलेंस फोर्स किसी न किसी टाइम तक उसको दिया जाता रहेगा, तब तक उसका मोमेंटम चेंज होता रहेगा. ठीक है, बात को समझे. एग्जाम्पल से सपोज कीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और इस पर मैंने फोर्स लगा दिया F. क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया F. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो कि u थी, इस फोर्स के लगने से इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो गई. कितनी हो गई? v हो गई. कितनी वेलोसिटी हो गई उसकी? v वेलोसिटी हो गई. और ये फोर्स मैं लगा रहा हूँ लगभग t टाइम तक, यानी कि ये फोर्स जो लग रहा है वो कितने टाइम तक लग रहा है? t टाइम तक लग रहा है. उस फोर्स के कारण उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी जो कि चेंज होकर कितनी हो गई? v हो गई. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स. तो मैं आपको कह सकता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. जितना उसको टाइम दिया लगा रहा है फोर्स लगने में, उतनी उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, उतना ही चेंज होगा क्या? मोमेंटम. लेकिन ये सारी कंडीशन स्टूडेंट्स कब लग रही हैं? जबकि मास हमने क्या माना है? कांस्टेंट माना है. अभी मैं आपको वो कंडीशन भी बताऊंगा जब हम मास कांस्टेंट नहीं मानेंगे तब क्या चेंज आएगा. हालांकि वो आपकी अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे आपको जब आप सीनियर लेवल पर आएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा. लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको जो है हिंट अभी इसमें दे दूंगा मैं आपको. तो अभी पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन के. तो अगर मैं मान लेता हूँ एक चीज़ और, यहाँ पर क्या माना कि मैंने यहाँ पर मोमेंटम जो चेंज हुआ, बहुत ही स्मॉल मोमेंटम चेंज हुआ. क्या हुआ? स्मॉल मोमेंटम चेंज हुआ. और स्मॉल मोमेंटम को चेंज होने के लिए टाइम कितना लग गया? स्मॉल टाइम ही लग गया. तो छोटे समय में छोटा मोमेंटम चेंज हुआ, तो उसको मैं कुछ चीज़ों से डिनोट कर लेता हूँ. क्या कर लेता हूँ मैं? कि इफ F इज द, F क्या है? मेरा फोर्स है. F इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड dp, p यहाँ पर मोमेंटम के लिए लिया जा रहा है स्टूडेंट. p जो है मोमेंटम के लिए डिनोट करता है मोमेंटम को. dp इफ f इज द एक्सटर्नल फोर्स एंड dp इज द स्मॉल मोमेंटम. d जो है वो शो करेगा आपको स्मॉल, क्या? स्मॉल मोमेंटम. एंड dp इज स्मॉल मोमेंटम एंड dt इज स्मॉल टाइम टेकन.
t2 क्या है, स्मॉल टाइम टेकन है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, मेरे पास फॉर्मूला बनेगा जाके f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dp अपॉन dt। बात को समझे स्टूडेंट्स, dp अपॉन dt। हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल का साइन आता है, और उस इक्वल के साइन के साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है। और यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया है k। क्या ले लिया है, k। और k की वैल्यू कितनी है, 1 है। k की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो f इक्वल टू k हो जाएगा dp अपॉन dt। तो ये आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हमें ये बताता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। बात को समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर मैंने k की वैल्यू 1 ले ली है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, f इक्वल टू dp अपॉन dt। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू क्या मान ली है, 1 मान ली है। k की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, f इक्वल टू dp अपॉन dt। आइए अब इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। इसको क्या प्रूव करते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो मैं डाल देता हूँ मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए इसको मैंने आपको बताया था, एक ऑब्जेक्ट था जिसमें मैंने क्या लगा दिया था, फोर्स लगा दिया था। उसका मास m था, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और इसकी वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई, v हो गई। यहाँ पर टाइम कितना लग रहा था, t टाइम लग रहा था। तो इस वाले मोमेंटम की अगर बात करूँ मैं, इनिशियल मोमेंटम की, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग मोमेंटम मैं इसको pi से डिनोट कर लेता हूँ, i यानी कि इनिशियल। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, u है, तो ये हो जाएगा mu, और ये मान लेता हूँ मैं pf यानी कि फाइनल। तो ये हो जाएगा मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m इंटू वी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, v है। अब चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल वाले मोमेंटम में से अगर मैं इनिशियल वाले मोमेंटम को माइनस कर देता हूं तो मुझे चेंज इन मोमेंटम मालूम पड़ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम वी माइनस का एम यू। बात को समझ में आ रही है, एम वी माइनस का एम यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब रेट इन चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए जहाँ कहीं भी रेट की बात आ जाती है तो वहाँ पर आप जो है टाइम का आना लाजमी हो जाता है, टाइम का या किसी यूनिट का आना वहाँ पर लाजमी हो जाता है। रेट की बात आ जाती है, रेट यानी कि दर, यानी कि कितने समय में वो काम हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा दर लग जाएगी यानी कि टाइम लग जाएगा। तो एम वी माइनस का एम यू अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि इन दोनों में क्या है, m कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, m कॉमन आ रहा है। तो मैं m आसानी से यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ। तो m हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, क्या कर लिया मैंने, इन दोनों जगह से m को कॉमन ले लिया तो ये आ गया v माइनस यू अपॉन टी। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पहले चैप्टर में हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपको याद होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू के लिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इंटरचेंज करूँ तो क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ये u प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ए यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये मेरे पास क्या था, v माइनस यू अपॉन टी, क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। इस वाले फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं।
अगर मैं यहाँ पर टी जो मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को आप एक्सलेशन के लिए चेंज कर लेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा। तो मैं इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम रख सकते हैं यहाँ पर, इसको कुछ वैल्यू दे दें, कुछ नाम दे दें, ये रख दें हम पुट v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू ए। इस इक्वेशन को कोई नाम दे देता हूँ मैं, चलिए फर्स्ट नाम दे देता हूँ इसको। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बराबर कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m इंटू ए, m इंटू ए। और अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये जाना है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं लिख सकता हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम कितना आया हमारे पास, m इंटू ए। तो मैं लिख सकता हूँ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। क्या लिख सकता हूँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन जब हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा k और m इंटू ए। और वेयर k की वैल्यू कितनी है, 1 मान लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। ये फॉर्मूला बन के आया आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। क्या फॉर्मूला बन के आया, F इक्वल टू m इंटू ए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, देखिए बात समझिए, ये फॉर्मूला आपका तब अप्लाई होगा जब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हेन द मास विल बी कांस्टेंट। ये कब अप्लाई होगा, जब मास विल बी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई करेंगे जब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास न्यूमेरिकल में आपको कांस्टेंट दिया हुआ हो, मास चेंज ना किया गया हो, उस कंडीशन पे आप F इक्वल टू m इंटू ए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर मास चेंज हो रहा है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात समझे स्टूडेंट्स, अगर मास चेंज हो रहा है तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन खुशी की बात आप लोगों के लिए ये है कि क्लास 9th में हर जगह आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, चेंज इन मास वाला आपके सामने आएगा ही नहीं, ये आपको सीनियर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मेन लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है आपका, वो यही चलता है आपके पास, वो फॉर्मूला चलता है F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। ये फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ये जो फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया है F इक्वल टू m इंटू ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए तब अप्लाई होगा जब मास कांस्टेंट आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने जो है बहुत देर से ये कहा है कि हम मास चेंज कर सकते हैं, मास चेंज, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जब मास चेंज होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि मास कैसा होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको कंडीशन बताता हूँ वो, जहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। सपोज कर लीजिए एक रॉकेट है और वो रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसमें भरी हुई जो गैसेज हैं वो नीचे की तरफ पास आउट होंगी, यानी कि एग्जॉस्ट होंगी, वो गैस खर्च होंगी। तो इस रॉकेट का जो ओरिजिनल मास था वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि यहाँ पर गैस भी भरी थी पहले, लेकिन धीरे धीरे जब गैस एग्जॉस्ट हो रही है तो इसका मास क्या होगा, उसमें कमी आएगी। तो उस कंडीशन पर जो हमें फोर्स अप्लाइड निकालना होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ना कि हम इस्तेमाल करेंगे F इक्वल टू m इंटू ए। इस फॉर्मूले को हम इस जगह पर अप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे F इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर बात समझ में आ रही है तो मास कांस्टेंट रखने पे हमारा फॉर्मूला बनाता है F इक्वल टू m इंटू ए। अगर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए तो हम देखें क्या बन जाएगा हमारे पास, F इक्वल टू m इंटू ए था, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, एक्सप्रेशन को यहीं रहने दें, मास को इधर भेज दें, तो बन जाएगा हमारे पास A इक्वल टू F अपॉन m। क्या बन जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन m। अब देखिए, ये मैंने फॉर्मूला जो आपको बना के दिखाया है, ये मैंने कुछ रिलेशन बताने के लिए बताया है।
अब क्या रिलेशन है, आप ये देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। अगर मास बढ़ा दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास क्या अगर बढ़ा दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात को समझे, मैं समझा दूँ आपको कि हमारे पास अगर मैंने मान लिया इफ़ वी हैव टू बॉडीज, इफ़ वी हैव two bodies and we applied same force। अगर मेरे पास दो बॉडी हैं, सेम फोर्स मैंने अप्लाई किया, सेम फोर्स if we have two bodies and we applied, कुछ छूट जाता है स्टूडेंट्स जल्दबाजी में, applied the same force, then तो क्या हो जाएगा, then the masses of two different bodies create different acceleration। तो उनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। बात को समझें, मैं आपको समझाता हूँ। दो ऑब्जेक्ट हैं, बात को समझें, दो ऑब्जेक्ट हैं और मैंने क्या ले लिया है, दोनों ही ऑब्जेक्ट पर मैंने इस पर भी सेम फोर्स अप्लाई किया है और इस पर भी सेम फोर्स अप्लाई किया है। ये m1 है, ये इसका मास जो है m2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मास क्या है, m1 और इसका मास m2 है। और मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये जो m2 है वो हैवियर है और ये m1 जो है वो लाइटर है, यानी कि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम टू है, इसका मास क्या है, कम है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा किसके द्वारा, हैवियर बॉडी के द्वारा, वो कैसा होगा, देखें फॉर्मूले से, A=F/m। अब यहाँ ध्यान दें, मास किसी का अगर ज़्यादा होगा, मान लीजिए क्या है कि मास इसका जो है हैवियर बॉडी का ये m2 है, ज़्यादा है, और जब हम किसी भी न्यूमरेटर को ज़्यादा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ज़्यादा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, उतनी ही कम वैल्यू आती है। क्या आती है, उतनी ही कम वैल्यू आती है। तो एक ही वैल्यू यानी कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, ज़्यादा मास हो जाने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ज़्यादा मास होने पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जितना मास कम रहेगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। कब, जब दोनों ही बॉडी पर सेम फोर्स अप्लाई किया जाएगा तब। बात को समझे स्टूडेंट्स, अगर दो अलग अलग बॉडी है, दोनों का मास अलग अलग है, लेकिन दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो जो दोनों के बीच में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो इसका होगा, वो दोनों का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा उन दोनों के मास के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर। जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर एक्सेलरेशन कम होगा और जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, A=F/m, यानी कि इसको हम ऐसे ले सकते हैं, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, क्योंकि हमने f को क्या कर लिया है, कांस्टेंट कर लिया, दोनों में क्या लग गया, बराबर फोर्स। तो हम इसको 1 न्यूटन अगर मैं मान लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के, यानी कि जितना ज़्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन। बात को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है, क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वहाँ पर अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है F=m×a। अब a क्या हो गया, जीरो, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी जीरो। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो है तो उसका अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रखी जाए, ठीक है, देन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट यूनिफॉर्मली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट की। किसकी बात कर लेते हैं? यूनिट की। यूनिट की अगर हम बात करूँ तो फॉर्मूला हमारे पास F = m/a, क्योंकि यूनिट हमेशा जो है फॉर्मूले से ही ड्राइव की जाती है। तो देखिए मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है kg, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर/सेकंड²। क्या होती है? मीटर/सेकंड²। ये हमने फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो जो फोर्स की जो यूनिट होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वो होगी 1 kg मीटर/सेकंड², यानी कि kg मीटर/सेकंड²। kg मीटर/सेकंड²। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। अब बात को समझे। फोर्स की जो SI यूनिट है, फोर्स की SI यूनिट जो है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल N से। और फोर्स जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर जो है मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चीज़ और समझे, थोड़ी सी और यूनिट को मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं, किसकी? फोर्स की CGS यूनिट। तो फोर्स की CGS यूनिट जो होती है वो होती है डाइन। क्या होती है? डाइन। DYNE। खाने वाली डाइन नहीं, डराने वाली डाइन नहीं, ये यूनिट है। क्या है? डाइन। तो मैं लिख सकता हूँ इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? इज डाइन। DYNE। अब थोड़ा सा रिलेशन और देख लेते हैं कि न्यूटन और डाइन में कितना रिलेशन है, क्या क्या रिलेशन है। देखिए अभी हमने जाना कि 1 न्यूटन क्या है। 1 न्यूटन फोर्स का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या हो? 1 किलोग्राम हो और उसका एक्सेलरेशन क्या हो? 1 मीटर/सेकंड² हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 न्यूटन कहेंगे। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड² है। तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? 1 न्यूटन का होगा। यानी कि 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 kg × 1 मीटर/सेकंड²। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? 1 न्यूटन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का मास 1 kg और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकंड²। तो उसका जो फोर्स लग रहा है वो है 1 न्यूटन। अब इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, थोड़ी स्मॉलेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि CGS क्या है? थोड़ी स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो क्या बनाएंगे हम? 1 kg = क्या है? 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सेंटीमीटर/सेकंड²। तो इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 0 0 0 0 एंड 0, 3 और 2 5 0 लगा दी हमने। क्या यूनिट बन गई हमारे पास? 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड²। 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड²। बात को समझे स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? अब देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड² बराबर होता है 1 डाइन के। बात को समझे? 1 ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड² बराबर होता है 1 डाइन के। तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड² कितनी डाइन के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁵ डाइन के। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 10⁵ डाइन। तो 10⁵ डाइन यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर/सेकंड² 1 डाइन के बराबर है। तो 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर² कितनी डाइन के बराबर होगा? 10⁵ डाइन के बराबर होगा। और 10⁵ डाइन यानी कि किसके बराबर है? 1 न्यूटन की। बात समझ में आ रही है? तो 10⁵ डाइन का मतलब क्या है? 1 न्यूटन। उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिट आपको जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए, अब एक एप्लीकेशन और बता देता हूँ मैं आपको कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वैसे तो जहाँ जहाँ हमें मोमेंटम रिड्यूस करना होता है वहाँ वहाँ जो है हमें इस लॉ को इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ कि एक क्रिकेटर बॉल है जो कि एक फील्डर के द्वारा कैच ली जा रही है। बात को समझे स्टूडेंट्स? क्या है कि एक बॉल है जिसका कुछ मोमेंटम है, मास इनटू वेलोसिटी यानी कि कुछ मोमेंटम है, और वो एक फील्डर के द्वारा कैच ली जा रही है।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फील्डर जब भी कैच लेता है तो अपने हाथों को कहाँ करता है, पीछे की साइड में ले जाता है। बॉल को कैच लेने के लिए क्या होता है, पीछे की साइड में ले जाता है। अब क्या है, ऐसा करने से क्या होता है, बात को समझें कि ऐसा करने के से जो मोमेंटम की जो बॉल आ रही है, बात को समझें, जितने मोमेंटम की जो बॉल आ रही है, जब फील्डर ने हाथ पीछे ले लिए तो उस मोमेंटम को कम करने के लिए उसके पास टाइम ज़्यादा हो गया। बात समझे कि पहले अगर वो हाथ पीछे नहीं करता तो इस बॉल को सपोज करो यहाँ पकड़ता, लेकिन उसने हाथ को पीछे कर लिया तो उसने इस जगह पर पकड़ा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक उस बॉल को पकड़ने के लिए उसके पास टाइम बढ़ गया। और टाइम की वैल्यू बढ़ गई मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। बात को समझें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, P लिख देता हूँ यहाँ पर मोमेंटम के लिए, अपॉन टाइम। अब टाइम की वैल्यू जब आप बढ़ा देंगे, बात को समझें, जब आप टाइम की वैल्यू बढ़ा देंगे तो मोमेंटम को क्या हो जाएगा, उतना ही रिड्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कारण है कि किसी बॉल को कैच लेने के लिए फील्डर अपना हाथ पीछे करता है और ऐसा करने से मोमेंटम कम हो जाता है, वेलोसिटी कम हो जाता, सॉरी मोमेंटम कम हो जाता है, जिस कारण से फोर्स कम हो जाता है और उस फील्डर को चोट नहीं लगती है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। सोच कीजिए आप एक दीवार में अपना हाथ मारते हैं और वहीं अपना हाथ एक कुशन में मारते हैं, तो हम जानते हैं, जाहिर सी बात है, इतना तो आप जानते ही होंगे कि दीवार में हाथ मारने पर आपको चोट लगेगी, जबकि कुशन में हाथ मारने पर चोट नहीं लगती है। ये कुशन मान लीजिए और ये वॉल मान लीजिए, तो वॉल में हाथ मारने पर चोट लगेगी, जबकि कुशन में हाथ मारने पर चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि कुशन क्या है, अंदर की तरफ दब जाएगा, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, दब जाएगा आपका हाथ पड़ने पर। तो होगा क्या कि जैसे ही ये दब गया, मीन्स आपके हाथ का जो मोमेंटम है उसको चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा टाइम लगा, और जब ज़्यादा टाइम लगा तो फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम हो गई। तो फोर्स की वैल्यू जब कम हो गई तो हमारे पास चोट भी कम लगेगी। तो यही कारण है कि जब हम कुशन में हाथ मारते हैं तो हमें चोट नहीं लगती है। और भी कई सारे एप्लीकेशन है इसकी, आप बुक में उसको चेक कर सकते हैं। अगर किसी भी एप्लीकेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इसके। एक न्यूमेरिकल है, a force of 35 Newton produces an acceleration of 1.5 meter per second square in a box. Calculate mass of box. Calculate mass of बॉक्स। देखिए एक फोर्स है कितना, 35 न्यूटन। तो F की वैल्यू आपको दे रखी है, बात को समझे, 35 न्यूटन, प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द मास, मास निकालना है आपको। तो सिंपली फॉर्मूला आप लगा देंगे, F = m × a, और F की वैल्यू कितनी है आपके पास, 35, और मास आपको निकालना है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 1.5, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा तो m = हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 1.5। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.3/7। तो जब हम इसको और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बात को समझें स्टूडेंट्स। बात को जैसे ही समझेंगे आप तो आप जानेंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ दिया, ऊपर 0 लग गया, तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3 दूनी 6 और 3 तियां 9.3, यानी कि 23.3 kg। मास कितना आ गया, 23.3 kg। स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है, स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जल्दी से। ए बॉडी ऑफ मास 25 kg is initially
moving with the velocity of 30 meter per second. A force is applied on it for 5 seconds. Which changes its velocity to 40 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट. तो आपको क्या क्या निकालना है, एक ही क्वेश्चन में सारे कुछ देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट निकालना है आपको चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी. दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी. तीसरा आपको निकालना है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. और फोर्थ जो चीज़ आपको निकालनी है वो है फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. क्वेश्चन समझे. ए बॉडी ऑफ मास 25 kg, यानी कि मास दे रखा है आपको m इक्वल टू 25 kg मास दे रखा है आपको. इज इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो इनिशियली मूव कर रही थी. तो इनिशियली के लिए हम मानते हैं u, तो u की वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड. ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट फॉर 5 सेकेंड. अब फोर्स लग गया उसके ऊपर कितने सेकंड के लिए, यानी कि टाइम दे रखा है 5 सेकेंड. बात समझे स्टूडेंट्स. विच चेंज इट्स वेलोसिटी टू 40 मीटर पर सेकेंड. अब इस फोर्स ने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड. तो v की वैल्यू दे रखी है 40 मीटर पर सेकेंड. अब कैलकुलेट में आ जाते हैं. चेंज इन मोमेंटम पहले निकालना है आपको, फिर रेट इन चेंज इन मोमेंटम निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है. तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी. क्या जानते हैं हम? v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. तो v की वैल्यू कितनी है 40, u की वैल्यू कितनी है 30, प्लस a आपको निकालना है, टाइम कितना है 5. तो आप देखें क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा -40 माइनस का 30 इक्वल टू 5a. ये हो जाएगा 10 इक्वल टू 5a. देन a इक्वल टू हो जाएगा 10/5, यानी कि कितना 2. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बात समझ में आ गई. एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लिख दिया हमने. आप देखिए चेंज इन मोमेंटम निकालना था आपको. तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम P1 mu होगा और P2 mv होगा. दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा. बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बात को समझ रहे हैं? तो इनिशियल वाला कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें. इनिशियल का मास कितना है, वो भी मास एक ही है 25 है. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30 है. तो ये कितना हो गया मोमेंटम 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 6 और 1 7 और 0 का 0. फाइनल वाले का मोमेंटम देखें कितना हो गया. ऑब्जेक्ट तो वही है, सेम मास है. वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 40 हो गई. तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 5 जा 20 4 2 जा 8 8 और 2 10. कितना हो गया 1000. ठीक है. यहाँ यूनिट लिख लेना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी kg मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर भी kg मीटर पर सेकेंड. अब दोनों को आपस में एक दूसरे से माइनस कर दे तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा P2 माइनस P1. यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको. तो P2 कितना है आपके पास 1000 माइनस 750. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी घटा के, आप जानते हैं 1000 में से 750 हटाएंगे तो 250 आ जाएगी. और यूनिट लिख देंगे आप kg मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम की यूनिट मैं आपको बता ही चुका हूँ kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है स्टूडेंट्स. आप देखिए तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ आपके पास 250 kg मीटर पर सेकेंड. हमें चेंज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालना है. तो रेट जब भी आ जाता है तो उसमें टाइम से डिवाइड कर देते हैं उसको. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स. तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम आप निकाल सकते हैं. तो कितना आएगा आपके पास रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आया था 250. तो उसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए 250. टाइम कितना हमारे पास 5 डिवाइड कर देंगे 5 5 25 0. तो टाइम कितना आ गया आपके पास
50। टाइम कितना आ गया आपके पास 50। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया आपके पास 50। कितना आ गया 50 आ गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और यूनिट चाहे तो यूनिट भी ले सकते हैं आप, kg मीटर पर सेकंड इसकी भी होगी, kg मीटर पर सेकंड। अब एक चीज़ बची हमारे पास फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स कितना निकलेगा, मास कितना दे रखा है 25, एक्सेस हमने कितना निकाली थी 2। तो फोर्स कितना निकल के आया 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, सब जानते हैं। तो फोर्स इक्वल टू कितना निकल के आया 50 न्यूटन। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। तो देख लीजिए चेंज इन मोमेंटम कितना आया था हमारे पास 250 kg मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना आया था 50 kg मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स अप्लाइड जो हमने अभी निकाला है वो कितना निकला है 50 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।